जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों ने एलएमएस के लिंक से ही ज्वाइन किया होगा क्योंकि मैंने एलएमएस पे अपलोड किया था लिंक। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? यस मैम। बेटा ज़रा अगर आप लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है तो एक मैसेज फॉरवर्ड कर दें उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में कि ग्रुप नहीं एलएमएस पे बना लिंक अपलोडेड है। एलएमएस लिंक से आप लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन बना नहीं बना हुआ। अच्छा, जी मैंने ईमेल भी कर दी है। होपफुली अब आइडिया हो गया हो स्टूडेंट्स को। स्टिल अगर आप लोगों का कोई कांटेक्ट है आपस में तो आप भी बता दें कि ईमेल भी कर दिया है लिंक और इसके अलावा एलएमएस पे अपलोडेड है।
जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सबकी ईद अच्छी गुज़री होगी। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को कुछ याद है कि हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था टॉपिक, वो हमारा डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का था। ये फ्लेक्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, क्या हम वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं? इसकी सारी डिटेल अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ बता दें। डायलॉग इनिशिएटिव होना चाहिए सिस्टम्स को, आया मैंने कैसे नहीं किया था। जी, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया या मल्टी थ्रेडिंग, टास्क माइग्रेशन? जाऊंगा मैं नहीं हुआ। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट नहीं हुआ हमारी क्लास में। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबिलिटी का। और फ्लेक्सिबिलिटी में हमने क्या देखे थे, बहुत सारे जो है सपोर्टिंग प्रिंसिपल्स हैं। और उन सपोर्टिंग प्रिंसिपल्स में एक तो हम डायलॉग इनिशिएशन, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लाइक कितना डायलॉग इनिशिएटिव आपकी एप्लीकेशन है। नॉर्मली जो ट्रेंड था वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और एप्लीकेशंस के बारे में ये है कि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स हैं उनमें नॉर्मली यूज़र जो है वो डायलॉग इनिशिएट करता है। लेकिन अब जो है वो ट्रेंड जो है वो दो टू साइडेड कम्युनिकेशन की तरफ जा रहा है, और कोशिश ये करते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशंस या सिस्टम्स हैं ये भी डायलॉग इनिशिएटिव हों। फॉर एग्जांपल हम अपनी प्रोडक्ट की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डायलॉग इनिशिएट कर सकते हैं, अपने यूजेज के बारे में कंट्रोल्स की गाइड करने के लिए हम डायलॉग इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी एप्लीकेशन की जो डिमांड है और जो यूसेज है उसको एक्सेप्टेबल बना सकते हैं मार्केट में। इसके अलावा मल्टी थ्रेडिंग भी फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है। मल्टी थ्रेडिंग जो है वो मल्टीटास्किंग ऑफ़र करती है हमें। अच्छा, इस डायलॉग इनिशिएटिव में एक रिलेटेड प्रिंसिपल्स जो हम देखते हैं वो हैं जी सिस्टम एंड यूज़र प्रीएम्प्टिवनेस। ये प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा हमारे जो क्या इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में। तो इसको आज हम थोड़ी सी विद रिस्पेक्ट टू इंट्रैक्शन भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। इसके अलावा जी मल्टी थ्रेडिंग है। मल्टी थ्रेडिंग में आप देख रहे हैं कि आपको पता है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो एक ये जो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसकी सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि एक ही टाइम पे मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। एक ही टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं, सब प्रोसेसेस वो इन पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकते हैं। और इस एग्जीक्यूशन की वजह से क्या है कि आप एक ही टाइम पे यूज़र जो है वो बहुत सारे टास्क जो हैं उनको पैरेलल उनके ऊपर ऑपरेट कर सकता है। ठीक है जी, अब आ जाएँ जी इसके रिलेटेड प्रिंसिपल्स मल्टी थ्रेडिंग के। उसमें कंकरेंट और इंटरलीविंग कंकरेंसी हो सकती है, यानी कंकरेंट जो आप एग्जीक्यूशन हो सकती है प्रोसेसेस की। इसके अलावा इंटरलीविंग एंड मल्टी मोडेलिटी, तो ये इसके कुछ सपोर्टिंग प्रिंसिपल्स हैं और रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं एग्जीक्यूट करने में। जी, इसके बाद हम देख रहे हैं जी इसमें एक और, इनकी डिटेल्स हम ग्रेजुअली देखते जाएंगे। फिर हमें टास्क माइग्रेबिलिटी नज़र आ रही है। इसका कोई सपोर्टिंग प्रिंसिपल नहीं है सच मेंशन हुआ। टास्क माइग्रेशन ये है कि यूज़र की एफर्ट और यूज़र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क हैं उनको हम प्रेफर कर देते हैं कि माइग्रेट कर दिया जाए सिस्टम पे। इसी तरह सब्स्टिट्यूटिविटी है, ये आपके अल्टरनेटिव एक्शंस हो सकते हैं कि आप क्या सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई एक्शन जो है वो नल है या एग्जीक्यूट नहीं प्रॉपर्ली हो पा रहा, तो उसका सब्स्टिट्यूटिव कौन सा एक्शन जो है वो, अगर एक चीज़ फंक्शनल नहीं है
तो उसके अगेंस्ट क्या हम बिल्कुल ही सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कर देंगे या कोई सब्स्टिट्यूटिव एक्शन डिफाइन करेंगे। तो वो भी हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिविटी क्या है और एक ही एक्शन के मल्टीपल वेज क्या हमने प्रोवाइड किए हैं। रिप्रेजेंटेशन मल्टीप्लिसिटी हो सकती है कि आउटपुट को प्रेजेंट करने के मल्टीपल वेज हों, क्वेरीज को प्रेजेंट करने के मल्टीपल वेज हों। इसी तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए हम दे सकते हैं कि एक ही काम को करने के जब मल्टीपल तरीके होंगे तो हर तरह का यूज़र जो है वो एंटरटेन हो सकता है। जो कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन कर सकता है, जो कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, जो लिटरेट है, जो इलिटरेट है, जिसका एक्सपीरियंस है या वो अनएक्सपीरियंस्ड है। तो इस दैट इज़ वाई ये सब्स्टिट्यूटिविटी जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है जी कस्टमाइजेबिलिटी, कितना ज़्यादा कस्टमाइजेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है। अडेप्टिविटी और अडेप्टेबिलिटी इसके कुछ रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं। तो कस्टमाइजेबिलिटी का यही बेनिफिट होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ों को अडेप्टिव बना लेते हैं, अपनी एप्लीकेशंस को अडेप्टिव बना लेते हैं। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम सब्स्टिट्यूटिव बता दीजिए। जी अभी हम इनको ग्रेजुअली डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे विद एग्जांपल्स। मैं जस्ट पूछना चाहिए थी कि आपको ये समझ आ गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड किस तरह है। ओके मैम। जी अब हम रेलेवेंस से आगे चलते हैं जी। डायलॉग इनिशिएशन क्या है? हु कंट्रोल्स द डायलॉग फ्लो? नॉर्मली तो हम कह देते हैं कि जी हमारा जो यूजर है ही कंट्रोल्स द डायलॉग फ्लो। अब हम ये कह रहे हैं तो कंट्रोल तो अभी भी यूजर के हाथ में है, लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ हद तक डायलॉग इनिशिएशन करके यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, यूजर को हेल्प कर सकते हैं। इन दो कामों के लिए हम डायलॉग इनिशिएशन यूज करते हैं। एक तो क्या है जी फ्रीडम। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मजीद ये है कि फ्रीडम फ्रॉम सिस्टम इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट्स एंड इनपुट डायलॉग्स। ये नहीं होना चाहिए कि हम बस सुनी जा रहे हैं, हम अपनी मर्जी का कोई एक्शन नहीं ले सकते। दूसरी बात ये यूजर शुड बी एबल टू अबंडन, सस्पेंड, रिज्यूम डिफरेंट टास्क एट एनी पॉइंट। ठीक है जी, तो ये भी हम डायलॉग इनिशिएशन से उसको ऑफर कर सकते हैं। फिर मॉडल डायलॉग बॉक्सेस आर सिस्टम प्रीएम्प्टिव। नॉर्मली सिस्टम प्रीएम्प्टिव होते हैं। डायरेक्ट मैनिपुलेशन इज यूजर प्रीएम्प्टिव। जो मॉडल डायलॉग बॉक्सेस हैं वो नॉर्मली सिस्टम प्रीएम्प्टिव होते हैं, सिस्टम प्रीएम्प्शन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, लाइक यूजर जो है अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहा है, चूज कर रहा है एक्शंस को, वो यूजर प्रीएम्प्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल को सेव नहीं करना चाहती, मैं सारा काम करने के बाद उसको कैंसिल कर दूं और सेव ना करूं, ये क्या है? ये यूजर प्रीएम्प्शन। और जो इसी तरह से सिस्टम प्रीएम्प्शन में आ जाता है कि उसने वार्निंग कर दी कि जी ये जो एक कोई थ्रेड चल रहा था और वो कोई डेंजरस थ्रेड है या कोई इस तरह से है, तो उसमें आप सिर्फ ओके ही कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम उसको एप्लीकेशन ने क्लोज हो जाना है या उस थ्रेड ने जो है वो स्टॉप हो जाना है। तो वो सिस्टम प्रीएम्प्टिव है। वो सिर्फ आपको वार्निंग दे के बता रहा है और उसके बाद अपनी मर्जी का एक्शन ले रहा है। जी ये चीज क्लियर है? जी स्टूडेंट्स क्लियर है सिस्टम प्रीएम्प्शन और यूजर प्रीएम्प्शन? मैम सिस्टम का तो समझ यूजर का क्या बताया था? ये आवाज आपका काफी कट रहा है। सिस्टम प्रीएम्प्शन ये है कि डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, उसने आपको एक वार्निंग मैसेज शो किया कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो रहा है या कोई भी एरर आया है या किसी भी वजह से वो डिसकंटिन्यू हो सकता है। और उसके बाद जैसे ही आपने उसको डायलॉग बॉक्स ओके किया या जो भी उसके नीचे कंट्रोल लगा हुआ है, तो क्या होगा का आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा या वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। एक्शन जो है वो सिस्टम खुद चूज करेगा। डायरेक्ट मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि सिस्टम आपको अथॉरिटी दे रहा है। जैसे एक हमने कॉमन सा एरर मैसेज देखा हुआ है, एरर मैसेज नहीं सॉरी डायलॉग बॉक्स देखा हुआ है जिसमें वो पूछता है कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू दिस फाइल। तो उसमें जो है यूजर प्रीएम्प्टिवनेस है, मेरी अपनी चॉइस है, मैं वो जो चेंजेस हैं उनको स्टोर सेव करूं या मैं उनको कैंसिल कर दूं।
या मैं उनको सेव ना करूं, ठीक है जी। तो दिस इज यूजर प्रीएम्पशन, क्लियर है। अच्छा, अब गाइडलाइन ये है डिजाइन की कि मिनिमाइज द सिस्टम प्रीएम्प्टिव डायलॉग बॉक्सेस एंड मैक्सिमाइज द यूजर प्रीएम्प्टिव डायलॉग बॉक्सेस। अब आपने देखा होगा कि जो पहले सिस्टम प्रीएम्प्टिव डायलॉग बॉक्सेस भी होते थे वो ज्यादातर वो वार्निंग मैसेजेस और जो चीजें हैं, एरर मैसेजेस हैं, उनके साथ ना दो तरह के कंट्रोल्स लगे होते हैं, एक तो कैंसिल का और दूसरा यूजर अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। सिर्फ ओके नहीं अलाउ किया हुआ, यूजर अपनी मर्जी के डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो चूज कर सकता है, ठीक है जी। तो ये जी गाइडलाइन है डिजाइन की, इंटरेक्शन डिजाइन की, पे हम ज्यादा से ज्यादा यूजर प्रीएम्पशन जो है अपने सिस्टम, अपनी इंटरफेसेस पे दें। अच्छा, ये डायलॉग इनिशिएशन में आपको नजर आ रहा होगा, हम कोई काम कर रहे होते हैं, वो हमसे पूछता है मैसेज हैज नॉट बीन सेंट येट, लाइक ये आपके मेलिंग सर्वर्स का कॉमन सा मैसेज है, डू यू वांट टू सेव द मैसेज इन ड्राफ्ट फोल्डर। अब ये क्या है, यूजर प्रीएम्प्टिव है, वो मुझे बता रहा है, मेरी मुझे अलाउ कर रहा है कि डोंट सेव, कैंसिल, सेव, मेरी चॉइस है, यूजर प्रीएम्प्टिवनेस है। इसमें देखना है जी, या वो यूजर प्रीएम्प्टिवनेस नहीं है, वो सिर्फ अपने मैसेज शो कर रहा है और आपसे कोई एक्शन जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा, वो आपको बता रहा है कि ये जी वार्निंग है और इसके बाद जनाब ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें कोई आपकी अपनी मर्जी से एक्शन चूज नहीं कर सकते, आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है जी मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग हमने ये कॉन्सेप्ट ओएस में भी पढ़ा होगा, तो ओएस में आपने देखा होगा मल्टी थ्रेडिंग आपको क्या अलाउ करती है, कोई शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज, कोई बता सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। मल्टीपल टास्क अलाउ करती है कौन सी? थोड़ा डिटेल से। और मैम लाइक एक ही सिस्टम में मल्टीपल टास्क होते हैं, लाइक अगर कोई सिस्टम खुला हुआ है हम उसमें लाइक पेंट भी खोलते हैं, गूगल भी खोलते हैं और डिफरेंट टास्क अप्लाई करते हैं, तो वो हम यूजफुल है, तो उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। नहीं, वो मल्टीटास्किंग होती है, मल्टी थ्रेडिंग जो है ये आपका प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस होती हैं। बस तो कोई थ्रेड्स एक जनरेट होते हैं एग्जांपल मैम। जी, कोई एक एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन की एग्जांपल हमारे साथ शेयर करें। यानी स्टूडेंट रेज योर हैंड्स, कोई मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन की एग्जांपल मेरे साथ शेयर करें। मैम उसका मुझे रिलेट आ रहा है एग्जांपल, जो हम चैट सर्वर पे यूज़ करते हैं ना, क्योंकि क्लाइंट सर्वर, तो उसमें जो हम एक सर्वर पे डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, तो वो एक मल्टी थ्रेड्स में आता है, वो मल्टीपल थ्रेड जनरेट करता है, एक सर्वर मल्टीपल थ्रेड्स जनरेट करता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने उसमें क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल में पढ़ा था वो जब आपकी कोडिंग बात के टाइम। ठीक है, मैं एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, बहुत सारी एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं, मैम आपको यूज। चैट एप्लीकेशन, उसमें काफ़ी टास्क हो रहे थे एट अ टाइम। सॉरी, दोबारा बोले जुबैर। चैट एप्लीकेशंस मैम। चलें जी, ठीक है जी, यानी हाँ, लेकिन आपके सामने पेज खुला हुआ था और आपको ब्राउजर नजर आ रहा होगा इसके अंदर, तो ब्राउजर एक बहुत कॉमन एग्जांपल है मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन की। इसमें टैब्स में आप मल्टीपल डिफरेंट वेब डोमेन्स जो है एक ही टाइम पे ओपन करके उनको उनके पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी थ्रेडिंग जो है ये आपके इवन वर्ड, एक्सेल वगैरह इस तरह के जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उनमें भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो आप इन पैरेलल बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपका स्पेल चेक करें वो इन पैरेलल चलता रहता है, आपके मेलिंग सर्वर्स में भी मल्टी थ्रेडिंग इस तरह से अवेलेबल है, ठीक है जी। तो मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट कैसे करती है, ऐसे कि एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू सपोर्ट यूजर इंटरेक्शन फॉर मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। इसमें कंकरेंसी है और इंटरलीविंग है, मल्टी मोडेलिटी को हैंडल किया जाना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि यूजर जो है वो बिल्कुल ही स्मूथ मैनर में इन सब एप्लीकेशंस पे एट द सेम टाइम स्विच करके काम कर सके। हम जैसे ब्राउजर के अंदर मल्टीपल जो डोमेन्स हैं उनको ऑन करके मेल लिखनी है, तो मैं साथ साथ मेल भी टाइप कर लूंगी, साथ साथ में जूम को भी ऑन कर लूंगी, साथ साथ अगर मुझे कोई और इस तरह का काम है जी, शीट के ऊपर मैंने कोई हाईलाइट करना है स्टूडेंट को, वो भी हम कर लूंगी गूगल शीट पे। तो दिस इज व्हाट मल्टी थ्रेडिंग इज।
तो जाहिर है जब मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस की बात आती है तो आपके जो इंटरफेस के चैलेंजेस हैं, इंटरेक्टिविटी चैलेंजेस हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी। अब इसमें चैलेंजेस क्या है? हाउ इजीली फंक्शन कैन बी मूव्ड बिटवीन यूजर एंड सिस्टम। कितनी इजीली जो सॉरी ये तो आ गया उसमें टास्क माइग्रेशन मल्टी थ्रेडिंग की बता रही हूँ कि हाउ कन्वीनियंट योर इंटरफेस इज कि उसमें मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में जब स्विच करता है तो जाहिर है मेमोरी लोड ऑलरेडी उसकी उसकी मेमोरी मैनिपुलेशन इंक्रीज हुई होती है कि टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी में मेमोरी लोड जो है उसका ज़्यादा रिड्यूस करना है ताकि उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक एप्लीकेशन के लिए याद ना रखनी पड़े। ठीक है जी। और वो इजीली स्विच करके अपने फ्लो को प्रीवियस एक्शंस को रिमाइंड कर सके। टास्क माइग्रेशन जो है ये भी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करती है और वो कहता है कि हाउ इजीली फंक्शन कैन बी मूव बिटवीन यूजर एंड सिस्टम कि इतनी इजीली हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो यूजर और सिस्टम के दरमियान शेयर कर सकते हैं कि यूजर से सिस्टम पे आप माइग्रेट कर रहे हो और सिस्टम भी कुछ केसेस में जाहिर है यूजर को इन्वॉल्व करेगा। पीपल गेट बोर्ड डूइंग रूटीन टास्क एंड स्टॉप कंसंट्रेटिंग। तो इसमें क्या कहते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि ऑटोमेट रूटीन टास्क बट डोंट फिक्स फंक्शन एलोकेशन। ठीक है जी। तो वो कहता है कि आप ये कर सकते हैं कि इस तरह के बोरिंग रेकरेंट जो रिडंडेंट टास्क हैं उनको आप सिस्टम पे माइग्रेट कर दें और सिस्टम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और यूजर जो है उसको हम उस केस में 100% फ्री नहीं कर सकते, तो उसमें भी उसको थोड़ा बहुत जो एलोकेशन वगैरह है वो खुद देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। टास्क माइग्रेशन की एक कॉमन एग्जांपल अभी आपके नजर आ रही होगी जी। क्या नजर आ रहा है, समझ आ रही है इस एप्लीकेशन की टास्क माइग्रेशन में? रेज हैंड करें आप में से कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है। टास्क माइग्रेशन जी, 2 डायलॉग बॉक्सेस शेयर हो रहे हैं आपके सामने। टास्क माइग्रेशन की एग्जांपल्स हैं, कौन एक्सप्लेन करेगा, रेज हैंड करें। मैम इसमें एक्सप्लेन मतलब यही करना है कि लाइक जो पहले तो मैं इसका बताता हूँ कि जो मूव फाइल है उस पर लाइक ये होता है कि अगर डुप्लीकेट फाइल होती हैं वो कॉपी नहीं होती है। लाइक अगर एक फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ वो बताता है या तो मूव या डोंट मूव, मतलब वहाँ बता सकता है कि कॉपी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक और दूसरा स्पेल चेकिंग वाला ग्रामर वाला, ये कुछ मुझे मैम ये न्यू लग रहा है, ये मैंने अभी नहीं देखा हुआ। जी मुदस्सिर आप ट्राई करें। टास्क माइग्रेशन की बात हो रही है कि हम वो वाले यूजर तो से, समझ आ रही एक है सेकंड लेकिन स्पेलिंग और ग्रामर चेकर की नहीं आ रही। मैं बताती हूँ, आप एक्सप्लेन करें। इसमें होता क्या है कि यूजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप सिस्टम पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें कितना कंट्रोल आपने सिस्टम को दिया है और कितना यूजर के पास छोड़ा है, इस चीज को इस तरह एक्सप्लेन करें। मैम इसमें हमने तो एक फाइल को जब पेस्ट कर दिया उसके बाद कंट्रोल सिस्टम के पास होता है, वो चेक करता है कि आया कि इसी नाम से कोई फाइल पड़ी है कि नहीं, फिर वो हमें बताता है कि ये सेम लोकेशन पे सेम फाइल पड़ी हुई है। जी इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कंट्रोल अभी भी यूजर के पास है, किस चीज का, कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। अब ये 3 एक्शंस हैं, इनमें से यस चूज यूजर कर रहा है। उसके बाद स्किप। कंट्रोल यस शिफ्ट हो मैम। गया रिडंडेंट एक्टिविटी के लिए, कंट्रोल शिफ्ट हो गया, सिस्टम माइग्रेट हो गई है, ये लोड माइग्रेट हो गया है उसके पास, सिस्टम के पास। तो अब वो यही जो भी सिलेक्ट किया होगा मैंने एक्शन, वो रिडंडेंट एक्टिविटीज के लिए वही चीज अप्लाई करता जाएगा। जी मैम। दूसरा इसको आप फाइंड एंड रिप्लेस, आपने देखा होगा फाइंड एंड रिप्लेस, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। स्पेल चेकर और फाइंड एंड रिप्लेस तकरीबन उनकी सिमिलर। स्पेल चेकर में जो पर्टिकुलर सजेशंस हमने दे दिए होते हैं ग्रामर में ऐड करके, और जो कुछ वैसे यूनाइटेड स्टेट का ज़ाहिर है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो ऑलरेडी फीड है उनको देखते हुए स्पेल चेकर एक बैकएंड थ्रेड है जिसको ऑन हम कर देते हैं, और वो क्या करता है जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो जहाँ पे भी मिस्टेक आती है वो उस पर्टिकुलर को करेक्ट करेक्ट वर्ड से, करेक्ट जो ग्रामर है उससे रिप्लेस कर देता है। जी अब समझ आया।
जी मैम। तो डॉक्यूमेंट में ग्रामर ठीक करने का काम भी हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, एक बैकएंड थ्रेड चल रहा है, उसको हमने माइग्रेट कर दिया। अब हमें खुद से ग्रामर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने ऑब्जर्व किया होगा गूगल वगैरह पे, जब आप जीमेल पे टाइप कर रहे होते हैं मेल, तो उसमें भी इस तरह के स्पेल चेकर्स जो हैं वो खुद से करेक्ट कर देते हैं मिस्टेक्स को। फिर फाइंड एंड रिप्लेस में भी इसी तरह से, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई एक वर्ड आपने चेंज करना है या फाइंड करना है, तो उसमें भी आप वो रिप्लेसमेंट सजेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल यूज़र के पास ही है, लेकिन वो रिडंडेंट एक्टिविटी क्या है कि वो वाला वर्ड जो है जिसको आपने रिप्लेस करना है विद अ पर्टिकुलर अदर वर्ड, वो उसको सारे डॉक्यूमेंट में सर्च करके ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। क्लियर? तो ये क्या है, ये सिस्टम की टास्क माइग्रेशन है कि हम किस तरह से सिस्टम पे यूज़र का लोड जो है उसको शिफ्ट कर देते हैं फॉर रिडंडेंट एक्टिविटीज़। लेकिन ऑफ कोर्स मेन कंट्रोल जो है वो हमारे यूज़र के पास ही होता है। जी, सब्स्टिट्यूटिविटी भी जो है ये सपोर्ट करती है फ्लेक्सिबिलिटी को, और उसमें आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जांपल है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप कोई फाइल जो है उस पे काम करते हैं, जब आप उसको स्टोर करने लगते हैं, तो एक ऑप्शन है कि आप अपनी चॉइस का नाम रख दें, लेकिन जो लोग जल्दी में उसके ऊपर वैसे ही फिर सेव कर देते हैं, तो वो भी सेव हो जाती है और उसको वो सिस्टम जो है वो खुद ही सब्स्टिट्यूटिव एक नेम दे देता है। अक्सर वो नेम क्या होता है, किसी ने ऑब्जर्व किया हो? एक फाइल जिसको आपने खुद नाम नहीं दिया, उसका सिस्टम क्या नाम रखता है? डॉक्यूमेंट फाइल। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये इसको कहते हैं रिसब्स्टिट्यूटिविटी, कि अगर यूजर एंड से कोई किसी इज़ियम का कोई छोटा मोटा एरर है, या वो प्रॉपर वे में उसने टास्क परफॉर्म नहीं किया, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूटिव एक्शन, डिफॉल्ट एक्शन सिस्टम साइड से होना चाहिए। जी, दूसरी एग्जांपल विजिबल है। अक्सर आप इस यस तरह मैम। से जब स्प्रेडशीट्स में या डेटाबेस या इस तरह से कोई सर्वर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे न्यूमेरिक इनपुट की बारी आती है, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। वो वेरी वेल डिफाइंड फॉर्मेट्स, लाइक जैसे मैं जी पोर्टल पे आपकी मार्किंग कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपकी असाइनमेंट 1 के मार्क्स एंटर किए हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो मार्क्स एंटर होते हैं, तो अगर उसमें कोई मिस्टेक आ गई या कोई नल वैल्यू एंटर हो गई या मैंने रॉन्ग एंटर कर दिया, तो वो मुझे एक तो अलर्ट शो कर देता है। उसके बाद ये है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूटिव एक्शन भी डिफाइन कर देता है, लाइक अगर मैंने एक ब्लैंक छोड़ दिया है, तो उसको 0.00 देखा हो आपने, अक्सर ऑब्जर्व किया होगा। इसी तरह मैंने 54 एंटर किया है, तो वो उसको उस फॉर्मेट पे खुद से सब्स्टिट्यूट कर देगा 54.00। क्लियर? तो ये भी मैंने एक दफ़ा डिफाइन करना है कि इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस की होनी चाहिए, या इसकी 4 डेसिमल प्लेसेस पे कितनी प्रिसीजन होनी चाहिए, वो मैंने एक दफ़ा सेट कर देनी है। उसके बाद सिस्टम जो है वो खुद ही उस इनपुट को सब्स्टिट्यूटिव एक्शंस जो डिफाइंड हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। ये एग्जांपल भी समझ आ गई? इसके अलावा आपने ब्राउजिंग और ब्राउज़र्स में ख़ास तौर पे गूगल, हमारा जो सर्च इंजन है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारी सब्स्टिट्यूटिव क्यूरीज होती हैं, और उन क्वेरीज में आप क्या करते हैं जी, आपने जो क्वेरी लिखी होती है वो उसकी आपको सब्स्टिट्यूशंस और आपको उसके सजेशंस प्रोवाइड करता है, तो वो भी एक सब्स्टिट्यूटिविटी है। लाइक एक ही बात जो आपने इस टाइप में की, उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूटिव वेज हो सकते हैं प्रेजेंट करने के। तो ये भी उसी की एग्जांपल है सब्स्टिट्यूटिविटी की। कस्टमाइजेबिलिटी क्या है? कस्टमाइजेबिलिटी भी फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करती है, और कस्टमाइजेबिलिटी ये है कि आपसे अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उनको अपने हिसाब से, जो आपके फॉर फ्रीक्वेंट यूज़ की एप्लीकेशंस हैं उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लें, अडेप्टिव बना लें। दो तरह की कस्टमाइजेबिलिटी हो सकती है, एक होती है बाय यूजर, कि यूजर ने उसको खुद कस्टमाइज कर लिया। एक होती है बाय सिस्टम, कि सिस्टम ने यूजर का बिहेवियर लर्न किया है और उसको अडेप्ट कर लिया है। इसको कहते हैं अडेप्टिविटी। जो यूजर कस्टमाइज कर रहा है उसको कहते हैं अडेप्टेबिलिटी,
और जो सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर के बिहेवियर पे जजमेंट करके कर रहा है उसको कहते हैं अडेप्टिविटी। क्लियर? जो तो अडेप्टेबिलिटी है लाइक जिसको आप यूजर डिफाइन कहते हैं, उसमें बहुत सारी कॉमन एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने देखा होगा हम किसी भी एप्लीकेशन की जो टूल बार है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि उसके ऊपर हमने क्या क्या शो करना है। फिर इस तरह से आपने देखा होगा हमारा कोई भी एप्लीकेशन है, कोई मीडिया प्लेयर है, कोई ब्राउजर है, हम उसकी सेटिंग्स में या ऑप्शंस में जाके उसको कस्टमाइज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। इसको क्या कहते हैं? ये यूजर डिफाइंड है, इसको कहते हैं जी अडेप्टेबिलिटी। क्लियर? तो हमें अपनी हर एप्लीकेशन में यूजर के लिए ये ऑप्शन छोड़नी चाहिए कि वो उसका व्यू, उसका इंटरफेस, उसका इंटरेक्शन अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके। आगे आ जाते हैं जी अडेप्टिविटी। अडेप्टिविटी क्या है? अडेप्टिविटी मैंने आपको बताया था सिस्टम ओरिएंटेड है, लाइक सिस्टम ऑटोमेटिकली जज करके यूजर का बिहेवियर और इंटरेक्शन स्टाइल उसको खुद से अडेप्ट कर लेता है कुछ चीज़ों को। जैसे आपने अक्सर देखा होगा हम ब्राउजर में जो बार बार जिन लिंक्स पे को ओपन करते हैं, जिन वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं, वो हमारे पास टैब्ड वे में हमें प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। जी ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है? यस सर, यस मैम। ठीक है ना। तो इसी तरह से अब ये अडेप्टिविटी में वो बता रहा है जी कोई इसकी, ये तो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा भी आप देखते हैं वर्ड प्रोसेसर है, जब आप नया नया इंस्टॉल करते हैं तो वो मेन्यूज आपको इस तरह से दिखा रहा होता है, यानी एक्सटेंडेड व्यू जो है वो ओपन नहीं होता, एक्सटेंशन के लिए, एक्सपैंड के लिए वो ऑप्शन दे रहा होता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये यूजर जो है हर दफा एक्सटेंडेड व्यू ही देख रहा है उसका, तो उसके बाद वो अगली दफा से उसको एक्सटेंडेड व्यू ही प्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ये भी एक पुरानी एग्जांपल होती थी, अब तो क्या बिल्कुल ही व्यू चेंज हो चुका है। तो अब ये हो सकता है कि मैं किस तरह से यानी उसको देखती हूँ, आप उसको मोर भी कर सकते हैं। और एनीहाउ इसके अलावा जनाब आपके पास ये फेसबुक की एग्जांपल है। फेसबुक में भी जो व्यू है उसका जो यूआई है वो बिल्कुल इसी तरह से अडेप्टिव है। और किस तरह अडेप्टिव है कि जो चीज़ें जिस तरीके से यूज़र जो है वो देख रहा होता है वो उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करता है। लाइक बहुत कॉमन, मैंने कोई क्वेरी सर्च की हो, किसी को कोई चीज़ सर्च की हो, कोई ग्रुप ढूंढा हो, वो मुझे उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो फ्रंट पेज पे टॉप लिस्ट दिखाना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो मैंने क्वेरीज जो है गूगल पे बार बार सर्च की हैं, वो क्वेरीज या उनसे रिलेटेड अलर्ट्स जो है वो आपको ईमेल में या वैसे आपको सजेशंस में आना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज अडेप्टिविटी जो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अडेप्ट किया है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। मैं अब नेक्स्ट पे शिफ्ट कर रही हूँ। हमारा अगला प्रिंसिपल जो यानी लास्ट जो कैटेगरी है वो रोबस्टनेस की है, और उससे रिलेटेड अब हम देखेंगे अपने डिफरेंट रिलेटेड प्रिंसिपल। जी यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी रोबस्टनेस देख लेते हैं। जी रोबस्टनेस में है ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी के रिलेटेड प्रिंसिपल है ब्राउजेबिलिटी, स्टैटिक डायनामिक डिफॉल्ट्स, रीचेबिलिटी, परसिस्टेंस, ऑपरेशन विजिबिलिटी। ये सब के सब प्रिंसिपल्स जो है ये ऑब्जर्वेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। क्यों? ऑब्जर्वेबिलिटी है तो ऑफ कोर्स डायरेक्टली विजिबिलिटी से रिलेटेड है। फिर आ जाए जी रिकवरेबिलिटी। इसमें रीचेबिलिटी, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिकवरी, कमेंसुरेट कमेंसुरेट और एफर्ट स्टेबिलिटी है। इस एफर्ट है, ठीक है जी, कितनी ओवरऑल कमेंसुरेट एफर्ट हमने जो है वो पुट की है रिकवर करने के लिए सिस्टम को, और यूजर कितना डिफाइंड वे में उस सीक्वेंस को फॉलो कर पा रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस जी, रिस्पॉन्सिवनेस आपको पता है वैसे तो नॉर्मली हम रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसको स्पीड से या प्रोसेसिंग पावर से रिलेट करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस का भी एक्सपोर्टिंग प्रिंसिपल जो है वो स्टेबिलिटी है। इसके बाद टास्क परफॉर्मेंस है, टास्क कंप्लीटनेस, टास्क एडिक्वेसी, ये इसके रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम डिटेल से देखते हैं।
ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है? जब भी यूजर कोई इनपुट कर देता है या कोई एक्शन परफॉर्म कर देता है, उसके बाद वो जजमेंटल हो जाता है, वो फौरन उसका रिटर्न या उसका रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट करता है सिस्टम से, तो वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तो ऑब्जर्वेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए हम क्या मैक्सिमम यूजर को हेल्प कर सकते हैं? यूजर इंप्रेशन ऑफ सिस्टम स्टेट, ये क्या है जी? ये ऑब्जर्वेबिलिटी है कि यूजर के माइंड में क्या परसेप्शन बिल्ड हुई है सिस्टम स्टेट की। दिस इज इन आवर कंट्रोल, हम ही वो परसेप्शन बनाते हैं। तो यूजर should be able to evaluate the internal state of the system from its perceivable presentation. तो यूजर के साथ हमने इस कदर उसको ऑन बोर्ड लेके चलना है और उसके साथ कम्युनिकेट करना है। अगर उसने कोई टास्क जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए किया है, या जो भी उसने टास्क जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है, फॉर एग्जांपल डाउनलोडिंग हो सकती है, कॉपिंग हो सकती है, जो भी काम हो रहा है, ऑफ कोर्स ये एक बैक एंड एक्शन है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नॉर्मली ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन उसके अंदर भी उसकी जो प्रोग्रेस है वो यूज़र के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यूज़र को लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, सिस्टम की स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये टास्क क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। यूज़र को कॉन्फिडेंस में लेके रखना और उसको ईजी रखने के लिए आप क्या करते हैं? आप डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। प्रोग्रेशन बार्स हो सकती हैं, उन प्रोग्रेशन बार्स को हम बड़े डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं या कॉपी हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स यूजर हर फाइल और हर कंटेंट के रिलेटेड क्यूरियस होगा। तो एक तो हमारा पुराना व्यू ये था कि ओवरऑल प्रोग्रेस शो की जाती थी कि जी इतने परसेंट मुझे फोल्डर के अंदर फाइल्स थी वो कॉपी हो गई हैं, कलेक्टिवली उसका आउटपुट दिया जाता था। तो मोर भी डिटेल में जाके वो उसकी डिटेल चेक करता था। लेकिन अब क्या है, हम कोशिश करते हैं कि हम इंडिविजुअली हर फाइल की जो प्रोग्रेस है उसको स्पेसिफिकली प्रेजेंट कर दें। अच्छा जी, ऑब्जर्वेबिलिटी का एक इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइन है वो ये है, इसमें हम फॉलो करते हैं वेयर थ्री वर्ड को वाइल डिजाइनिंग। तो वेयर थ्री वर्ड ऑफ नेविगेशन वो क्या है जी? वेयर एम आई इमीडिएट ऑनेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम स्टेट। हमें पता होना चाहिए कि हमने यूजर को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे फॉल करता है, उससे कितना अचीव कर लिया है जो उसने एक्शन परफॉर्म किया था। वेयर एम आई गोइंग, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? ऑपरेशन प्रिडिक्टेबिलिटी, वो प्रिडिक्ट कर सके जो मैंने टास्क परफॉर्म किया था वो कितने परसेंट परफॉर्म हो चुका है, और इसके बाद मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है। वेयर हैव आई बीन, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? आप जैसे कहें 0 से लेके 100% तक की प्रोग्रेशन बार, ये सारी बातों के जवाब दे रही है। सिंथेसाइजेबिलिटी होती है जी ये, व्हाट कैन आई डू नाउ। फॉर एग्जांपल, यूजर ने एक टास्क स्टार्ट किया है, इन बिटवीन भी उसके पास एक कंट्रोल होना चाहिए। मे बी कोई एक फाइल जो है उसकी वजह से मेरी बाकी फाइल्स की डाउनलोडिंग या कॉपी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, और मैं जो हूँ उसके बारे में कोई एक्शन लेना चाहती हूँ, तो मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए कि मैं उसको किसी भी स्टेज पे अबॉर्ट कर सकूँ, ठीक है ना। तो यूजर एक्सपेक्ट करता है कि सिस्टम उसको अलाउ करे हर स्टेज पे कि वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सके, उसका डिसीजन चेंज हो गया है या जो भी उसने करंट सिचुएशन में डिसाइड किया है। तो व्हाट कैन आई डू नाउ, कैंसिल कर सकता है, अबॉर्ट कर सकता है, पॉज, रिज्यूम, कुछ भी कर सकता है। तो यूजर को हम ये सारी अथॉरिटी जो है वो अपने इंटरफेस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। जी क्लियर? कोई क्वेश्चन ऑब्जर्वेबिलिटी से रिलेटेड? ऑब्जर्वेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, 4 गोल्डन रूल्स फॉर लोकल स्ट्रक्चर्स। नॉर्मली जो हमारे लोकल स्ट्रक्चर या कोई इंटर डोमेन, इंफ्रा डोमेन जो चीज़ें हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये 4 गोल्डन रूल्स हैं। ये वही रूल्स हैं जो भी मैंने आपको वेयर 3 वर्ड में एलैबोरेट कर दिया, ठीक है। इनको हम कहते हैं 4 गोल्डन रूल्स फॉर लोकल स्ट्रक्चर। वेयर यू आर, आपको नजर आ रहा होगा, हम इस वक्त इस पर्टिकुलर पेज में है और ये पूरा पाथ जो है वो कम्युनिकेट किया गया है, ठीक है। वेयर यू आर 7 कॉमन एरर्स पाथ में इस पर्टिकुलर पेज पे।
व्हाट यू कैन डू में आप क्या पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। What are you what where are you going and what will happen? अगर आप ये कॉम्बिनेशन कंट्रोल्स प्रेस करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, ठीक है जी। ये हमने यूजर को कन्वे करना होता है, यानी क्या है, अगर ये मैं कॉम्बिनेशन में प्रेस करूंगी तो क्या होगा, लॉक हो जाएगा। वेयर यू हैव बीन व्हाट यू हैव डन, हमने क्या किया था, हमने एक अपलोड स्टार्ट की थी फाइल, और वो अब क्या हमें मैसेज दे रहा है, वगैरह यू द फाइल वाज अपलोडेड सक्सेसफुली, कि जो फाइल हमने अपलोडिंग के जिसकी स्टार्ट की थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो इसको कहते हैं जी ऑब्जर्वेबिलिटी। अब आपको नजर आ रहा होगा हमारे ब्राउजर्स जो हैं वो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, एक पाथ कम्युनिकेट करके हमें पता होता है हमने किस पेज से स्टार्ट किया, और नेविगेट करते करते हम इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आ जाए जी रिकवरेबिलिटी। ये हमने बहुत स्टार्ट में पढ़ा था कि ह्यूमन लीड्स टू एरर, जाहिर है ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से भी सिस्टम क्रैश कर सकते हैं, इंस्टेबिलिटी आ सकती है, कोई एरर्स अगर हो सकते हैं, और सिस्टम एरर्स भी हो सकते हैं कोई ना कोई। तो उनसे रिकवरेबिलिटी की ऑप्शन जो है ये हमने इसी तरह से इंटरफेस के थ्रू प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, अब रिकवरेबिलिटी में सपोर्टिंग फॉर अनडूइंग एरर्स, लाइक अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो यूज़र के पास इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो उसको रिकवर कर सके, उसको अनडू कर सके। एबिलिटी ऑफ यूज़र टू टेक करेक्टिव एक्शन वंस एन एरर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, तो यूज़र को हमने गाइड करना होता है कि किसी भी एरर से रिकवर करने के लिए वो क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकता है। रीचेबिलिटी क्या है जी, यूजर शुड बी एबल टू अनडू बैक टू एनी पॉइंट। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, ये जैसे हमारे डिफरेंट अनडू ऑप्शंस होती हैं सिस्टम सिंपल हमारी इस तरह की एप्लीकेशंस के अंदर, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस में, तो ये बेसिकली रिकवरेबिलिटी की एक छोटी सी एग्जांपल है। लेकिन ऑफ कोर्स बड़े जो ऑप्शंस हैं वो भी उनको भी एड्रेस किया जाता है। सपोर्टेड बाय रिड्यूसिंग स्कोप ऑफ फॉर मेकिंग एरर्स, पहली तो कोशिश है हम इतना कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि एरर के चांसेस ही कम से कम हो। तो अवॉइड एरर फॉर्म इनपुट वेयर पॉसिबल, जितना मैक्सिमम हम अवॉइड कर सकते हैं। जाहिर है अगर हम बिल्कुल ही हर चीज़ जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो यूज़र को इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा ना एप्लीकेशन को यूज़ करने में। तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें हमने उसको अलाउ भी करनी होती हैं। ज़्यादातर जो मिस्टेक्स हैं वो आपके न्यू बीज और न्यू यूज़र्स जो हैं वो उनकी तरफ से होती हैं एरर्स। तो जो एक्सपर्ट यूज़र है वो तो ऑफ कोर्स लर्न कर चुका होता है, इसलिए उसकी तरफ से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो उनको हैंडल करने के लिए ability of user to understand error messages should be concise and informative। ऐसे कोई वेग किस्म के और एम्बिगुअस एरर मैसेजेस नहीं होने चाहिए, बड़े ही टू द पॉइंट और क्लियर एरर मैसेजेस जो है वो आपको डिस्प्ले करने चाहिए, जो यूज़र को एक्चुअली हेल्प करें उस पर्टिकुलर एरर से रिकवर करने में। जैसे आपने एरर मैसेज भी डिस्प्ले कर दिया और आपको डिफरेंट एक्शंस भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो आप उसके साथ रिकवर करने के लिए कर सकते हैं। स्पेसिफिक और कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए एरर मैसेजेस, ठीक है जी। तो रिकवरेबिलिटी क्या है जी, आपने बाय मिस्टेक कोई फाइल डिलीट कर दी तो रिसाइकल बिन जो है वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, रिस्टोर की ऑप्शन दे रहा है। फिर इसी तरह से आप आ जाते हैं जी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिवनेस पे। इससे आपने देखा होगा कोई बड़े अच्छे ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म डिफाइन हुए हैं। अब कोई लेमैन जो है जिसका नहीं भी है आईटी का बैकग्राउंड, वो इस तरह की मिस्टेक्स और एरर्स से सिस्टम को रिकवर कर लेता है। प्रॉपर जो है वो आपके पास अवेलेबल होती है, क्या कहते हैं, विजर्ड्स अवेलेबल होते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में अलाउ करते हैं एक्शंस, और वो एक्शंस परफॉर्म करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो एक बेस्ट स्टेट में वापस आ जाता है। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी हो सकता है, वो किसी एप्लीकेशन रिलेटेड भी हो सकता है आपका ट्रबल शूटिंग विजर्ड। तो ये भी एक एग्जांपल है इसकी रिकवरेबिलिटी की। रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाए जी, रिस्पॉन्सिव हम किस एप्लीकेशन को कहते हैं। एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव
कैसे कंसीडर होती है, इसके लिए स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स हैं, वो कम्युनिकेट कर दिए गए हैं हमारे साथ जी। इक्विंग इनपुट, आपने इनपुट एंटर किया है और वो स्क्रीन पे फ़ौरन रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके लिए लेस देन 0.1 सेकंड का टाइम है। अगर लेस देन 0.1 सेकंड में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं करता, लाइक मैंने कोई इनपुट किया था, लाइक जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है या मैंने कुछ टाइप किया है, वो मुझे फ़ौरन इतने टाइम में अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो ऑफ कोर्स यूज़र जो है वो सस्पिशियस हो जाएगा, उसको एंग्जाइटी हो सकती है। उसके बाद जनाब पेज टर्निंग, अगर हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड या एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो पेज टर्निंग के लिए भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, लेस देन 0.5 सेकेंड। इससे ज़्यादा अगर पेज टर्निंग में टाइम लगेगा तो वो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिवनेस के स्टैंडर्ड से बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है जी। स्ट्रिंग सर्च, अगर आपने कोई सर्च की है, स्ट्रिंग कोई क्वेरी लिख के सर्च की है, तो वो कोई भी हो, लाइक सिस्टम के अंदर कोई फाइल ढूंढ रहे हैं या आप गूगल कर रहे हैं, तो उन दोनों केसेस में वो कहता है कि लेस देन 4 सेकंड्स में अगर तो रिस्पॉन्स आ जाता है तो दैट इज़ ओके, अदरवाइज आपका यूज़र जो है वो डाइवर्ट हो सकती है उसकी टेंशन, ठीक है जी। तो उसको हम रिस्पॉन्सिव कंसीडर नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जी? रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? मुश्तबा नईम, क्या समझ आई है रिस्पॉन्सिवनेस की? जी मिस। क्या समझ आई है रिस्पॉन्सिवनेस की? मैम ये कि जो हमारा यूजर है उसको यानी कि किस तरह मतलब डील करना है उसको, यानी कि वेट जो है ना, वेट ज्यादा ना करना पड़े, जिस तरह अभी पेज की एग्जांपल दी आपने, और जो भी सर्विसेज हम देंगे, जैसे पेज टर्निंग की है 0.5, तो ऐप जो ये है ना हमारी वैसे डेवलप होनी चाहिए। जी, ये हमारे अप्रूव्ड आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं कि हमने जी इनको इसी तरह से मैनेज करना होता है, ठीक है जी। जी ठीक है। टास्क कन्फर्मेंस, टास्क कन्फर्मेंस क्या है जी? द डिग्री टू विच द सिस्टम सपोर्ट द यूजर टास्क, मतलब जो भी फीचर्स और एक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिस पर्पस के लिए एप्लीकेशन डिफाइन की गई है, जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो उसको कितना ज़्यादा हम यूज़र को वो टास्क कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने की एप्लीकेशन है, वर्ड में डॉक्यूमेंट राइट करने की एप्लीकेशन है, कोर्स रजिस्टर कराने के लिए कोई आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल है, तो इन सब टास्क में कितना ज़्यादा आपका सिस्टम आपको हेल्प कर रहा है। मैथमेटिकल मॉडलिंग के इक्वेशंस की करने की कोई एप्लीकेशन है, कितना ज़्यादा वो आपको हेल्प कर रही है सक्सेसफुली एक पर्टिकुलर जो है फार्मूला को मॉडल करने में, सिमुलेट करने में। तो फ्यू जनरल पर्पस कमांड्स, लॉन्ग मेथड्स सिंपल, लॉन्ग मेथड्स सिंपल होना चाहिए। मैनी हाईली ट्यून्ड कमांड्स, शॉर्ट मेथड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑफ कोर्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा एलेबरेटेड डिफाइन कर सकें चीज़ों को। ज़ाहिर है जितने ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप्स में आप उनको ब्रेक करेंगे, उतना ज़्यादा यूज़र को एग्जीक्यूट करना इजी हो जाएगा। आइडेंटिफाई कोर टास्क, प्रोवाइड अ कमांड फॉर ईच, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? बट कोर टास्क गेट ग्रो ओवर टाइम, लैंग्वेज की वजह से हो सकता है, लेक्सिकॉन के एक्सपैंड होने की वजह से हो सकता है। यूनिक्स कमांड लैंग्वेज जो है, जैसे आपने देखा है कि 700 वंस स्मॉल सेट नाउ हैज़ मोर देन 700 कमांड्स। पहले बहुत छोटा सा सेट होता था, ये जो हमारी यूनिक्स लाइनक्स में शेल कमांड लाइन के ऊपर कमांड्स होती हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ये इसके ऊपर ये चैलेंज है बहुत बड़ा कि ये लेक्सिकॉन के अंदर एडिशन के साथ ऐड होते जाते हैं। तो आपने किस तरह से यूज़र को हेल्प करना है कि वो एक्यूरेट वे में एड्रेस करके चीज़ों को कंप्लीट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे पीपीटी बनाने में मुझे ये सारे टूल टिप्स और ये सारे कंट्रोल जो हैं वो डिफरेंट अलर्ट्स के साथ हेल्प करते हैं। कैसे? ये देखिए मुझे वो प्रोवाइड कर रहा है हेल्प। कोई रॉन्ग एक्शन लेने लगती हूँ तो भी हेल्प करता है। फिर इसके अलावा मुझे डिफरेंट स्टाइल्स और डिज़ाइन की ऑप्शंस दी हुई हैं, उनमें चूज़ करने में हेल्प करता है।
तो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं ऑफ कोर्स टास्क परफॉर्मेंस के लिए हैं। तो इसी तरह से क्विकली मीन टाइम में टास्क कंप्लीट करने में क्या चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं। अच्छा, अब आ जाती हैं जी गाइडलाइंस। इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, गाइडलाइंस के बारे में हमने पढ़ा था, ये इन्फोर्स नहीं होती हैं। बस एक डोमेन से रिलेटेड कोई भी एक्सपर्ट जो है वो अपने जूनियर्स को, उस फील्ड में नए आने वालों को सजेशंस दे देता है। इन सजेशंस से उसका जो काम है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है और वो अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर पाता है, कम से कम मिस्टेक्स के साथ। तो ये जो गाइडलाइंस हैं, बस इनका इतना ही रोल है। इनको हमने पहले भी देखा था कि एक तो आप किसी भी डोमेन के एक्सपर्ट डोमेन में जब काम शुरू करते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट से जो एक इनफॉर्मल किस्म के सजेशंस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो वो आपके पास एक गाइडलाइंस का सेट है। ठीक है जी, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा इनको फुलफिल करने के लिए। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जी? स्टैंडर्ड्स फोर्सफुल होते हैं। जैसे कि ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स का हमने आपके साथ डिस्कशन की। हाई अथॉरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोकल स्कोप में होते हैं। लाइक अगर ISO अवार्ड की आपने बात करनी है, उसके लिए अप्लाई करना है, तो आपको उनकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। अदरवाइज आपको किसी ने कुछ नहीं कहना अगर आप आउटसाइड दैट द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। तो स्कोप नेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, लोकल टू द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो ये भी हमने देखा था कि ये भी इनका भी स्कोप, इनकी जो अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। लो लेवल डिटेल्स के साथ इनको करवाया जाता है फॉलो। फॉर एग्जाम्पल UMT कुछ पॉलिसीज़ हैं, जब आप UMT आते हैं तो उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जब आप UMT से बाहर होते हैं तो आप पे कोई इम्पोज नहीं कर सकता कि आप इनको फॉलो करें। ठीक है जी। गोल्डन रूल्स एंड ह्यूरिस्टिक्स। ये जी गोल्डन रूल्स और ह्यूरिस्टिक्स जो हैं ये हमारे प्रपोज्ड हैं फ्रॉम जैकब नील्सन्स। जैकब नील्सन्स ने 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स जो हैं वो प्रपोज किए थे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थी प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, या प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डिज़ाइन करने के लिए, बेटर डिज़ाइन के लिए। जब हम ह्यूरिस्टिक का वर्ड बोलते हैं तो उन्हीं में से वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स जिनको हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में इंक्लूड कर लेते हैं वो ह्यूरिस्टिक्स बन जाते हैं। क्लियर? ये बात समझ आई है? तो बेसिकली ये जो ह्यूरिस्टिक्स हैं ये वही डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में मैंने क्लेम किया था कि मैं अपनी एप्लीकेशन जो है वो उसको ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स फॉलो करके डिज़ाइन करूँगी। तो जाहिर है जब कोई ज्यूरी बैठेगी या जो लोग इवेलुएट करेंगे मेरी एप्लीकेशन को, वो उनके माइंड में वही प्रिंसिपल्स होंगे इवेलुएशन के लिए भी। तो जब भी हम एप्लीकेशंस की इवेलुएशन की बात करते हैं तो वो प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर उनको इवेलुएट किया जाता है उनको हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। तो एक सेट ऑफ 10 यूजेबिलिटी प्रिंसिपल्स जो है वो जैकब नील्सन ने प्रपोज किया था, जिसके बारे में उसने कहा था कि अगर आप यूजेबल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो दीज 10 प्रिंसिपल्स मस्ट these 10 heuristics needs to be satisfied। ठीक है जी। तो अगर आप कह रहे हैं ना कि आपकी एप्लीकेशन यूजेबल है तो उसको जज इस क्राइटेरिया पे किया जाएगा, ये जो भी हम 10 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। ठीक है जी। इसमें जी विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम स्टेट है, मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड है, कोई मेटाफर्स की बात है कि कितना ज़्यादा आपने यूज़र को उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज पे सपोर्ट किया है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम है, इसको भी हमने काफ़ी डिटेल से देखा है कि हम मैक्सिमम जो है डिसीजन वो यूज़र पे छोड़ते हैं, चाहे सब्सिट्यूटिविटी की बात हो, चाहे कस्टमाइजेशन की बात हो कि अडेप्टिव है नहीं है, कितनी अडेप्टिविटी है, और चाहे आप किसी एरर रिकवरी की बात करें। तो यूज़र को हम कोशिश करते हैं कि वो उसको मैक्सिमम कंट्रोल दें और वो अपनी मर्ज़ी से एक्शन जो है वो सिलेक्ट करे। और वैसे ये है कि हम रेकरेंट बिहेवियर्स और रिकर्सिव एक्शंस के लिए सिस्टम जो है वो एक लोड शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र को हेल्प करता है और बहुत सारी एफर्ट जो है वो माइग्रेट हो सकती है यूज़र से सिस्टम पे जी। उसके बाद आ जाता है जी फोर्थ पे कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, कि किस लेवल तक आपने उनको फॉलो किया है। एरर प्रिवेंशन के लिए क्या मेजर्स लिए हैं, फिफ्थ पे आ जाता है। सिक्स पे आप देख रहे हैं रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, इसको भी हमने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लोर किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में।
फिर आ जाता है जी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़, ठीक है जी। तो ये भी हमने प्रिंसिपल्स के दौरान काफ़ी इसके बारे में एंड डिफरेंट रिलेटेड प्रिंसिपल्स, सपोर्टिंग प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस देखी थी। एस्थेटिक्स एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, ये क्या कहता है? एस्थेटिक्स एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, एक तो चीज़ की एस्थेटिक्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए, दूसरा ये कि जो भी आपका इंटरफेस है उसमें मिनिमलिस्ट अप्रोच को हमने यूज़ करना है। हमने ये नहीं करना है कि फीचर शॉप की तरह बम्बार्ड कर देनी है अपने फीचर्स एक ही पेज पे अपना यूज़र को। तो मैं इसके लिए हमेशा एक ही एग्जांपल डिस्कस करती हूँ आपके साथ, वो गूगल की है। तो गूगल में आपने देखा होगा वो बहुत सारी नई सर्विसेज और चीज़ें ऑफ़र कर चुके हैं, लेकिन स्टिल आपका जो गूगल का सर्च इंजन या गूगल का जो एक होम पेज है, उसमें आपको कोई इस तरह के बम्बार्डमेंट या फीचर्स की नज़र नहीं आएगी। वो इंतहाई सिंपल, और उसने बड़े सिंपल अप्रोच में उनको चीज़, उसकी जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं और फीचर्स हैं जो ग्रो करते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनको प्रोवाइड किया। देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो दिस इज़ मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। आपने कोशिश करनी है कि अपने एक पेज पे या एक स्क्रीन पे आप बिल्कुल रेलिवेंट किस्म की टू द पॉइंट अप्रोच, टू द पॉइंट जो ऑप्शंस हैं उनको प्रोवाइड करें। अगर कंटेंट डिस्प्ले करें टू द पॉइंट रखें, और सिर्फ रेलिवेंट जो कंट्रोल्स हैं वही प्रोवाइड करें। तो बहुत ज़्यादा आपने कोशिश करनी है रैशनल लगाएं कंट्रोल्स का और फीचर्स का जी। इसके अलावा हम देख रहे थे जी ह्यूरिस्टिक्स में और क्या है जी, नज़र आ रही हैं स्लाइड्स? हेल्प यूज़र रिकग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स, ठीक है जी। हमने यूज़र को मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड करनी है, ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जैसे हमारे यूज़र मैनुअल्स वगैरह होते हैं, तो अगर यूज़र वो कुछ भी समझ नहीं आ रही, हमारे सारे डिफरेंट जो मैंने मेथड्स यूज़ किए थे उसके बावजूद, फीडबैक के बावजूद, तो हमने फिर भी एक्सप्लिसिटली उसको कोई इस तरह की हेल्प या कोई ऐसे मैनुअल्स प्रोवाइड करने हैं जिनके थ्रू वो हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सेटिस्फाई कर सके जी। क्लियर? जैकब नील्सन के टाइम यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जनाब एक और है जी गोल्डन रूल्स एंड ह्यूरिस्टिक्स। उसमें हम कहते हैं ब्रॉड ब्रश डिज़ाइन रूल, फिर मे नॉट बी एप्लीकेबल इन एवरी, ये मतलब हमारे हर मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, हर तरह की एप्लीकेशंस और हर प्रोजेक्ट के लिए डिफाइंड नहीं है, अपनी चॉइस है, इनको हम पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। यूज़फुल चेकलिस्ट फॉर गुड डिज़ाइन, फिर बेटर डिज़ाइन एंड यूजिंग बेटर डिज़ाइन यूजिंग दीज देन यूजिंग नथिंग, मतलब ठीक है हम कर सकते हैं, लाइक एक अच्छी अप्रोच है। अगर नहीं भी करें तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोज और कॉमनली जिनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी, वो ये यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी। उसमें ये जो बाकी हमने गोल्डन रूल्स की बात की, इसमें श्नाइडर मैन एक डिज़ाइनर हैं, काफ़ी फेमस रिसर्चर डिज़ाइनर। इसके 8 गोल्डन रूल्स हैं, और नॉर्मन को तो आपने काफ़ी ज़्यादा देख लिया है, नॉर्मन के प्रिंसिपल्स देखे हैं। इसके अलावा नॉर्मन के मॉडल हमने डिस्कस किए हैं, डिज़ाइन मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं इसके। तो बुक में आपको और भी इससे इसकी बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। इसने काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन में काम किया है। तो इसके भी 7 प्रिंसिपल्स हैं। तो इसमें वही बात है कि फ़ोर्स नहीं किया गया, लेकिन इनमें इन ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी चॉइस से। अच्छा, श्नाइडर मैन है सब्सक्राइब फॉर कंसिस्टेंसी, cater for universal usability, offer informative feedback, ठीक है, informative होना चाहिए, चाहे to the point हो, informative होना चाहिए। डिज़ाइन डायलॉग टू यील्ड कुलैयर, ठीक है, कोशिश करें कुलैयर को हैंडल करते हुए डिज़ाइन करें। पेयर्ड एक्शंस को एक्सप्लिसिटली हैंडल करें। ऑफर एरर प्रिवेंशन एंड सिंपल एरर हैंडलिंग एंड रिकवरी, ठीक है जी। परमिट इजी रिवर्सल फ्रॉम ऑफ एक्शन, वही अनडू की बात आ जाती है, रिवर्स कर सकें, अगर गलती हो गई है तो यूजर के पास ऑप्शन हो सो है अनडू करने की। सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। उसके बाद ये रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड,
क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको पता है पहले ही कैपेसिटी कम होती है, फिर यूज़र के ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोड होता है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम जो चीज़ें हैं वो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें। मतलब इसीलिए आपने ये GUI को देखा होगा, इसको लोग बहुत लाइक करते हैं क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड नहीं है। आपको हर चीज़ का क्लियर व्यू के थ्रू, आपको उसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, उसकी टूल टिप्स, इन सब चीज़ों के थ्रू आपको गाइड कर दिया जाता है कि इस्तेमाल कैसे करना है, तो काफ़ी ईजी हो गया चीज़ों को यूज़ करना। अच्छा जी, अब नॉर्मन्स के, डोनाल्ड नॉर्मन के जो 7 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं जी? यूज़ बोथ नॉलेज इन वर्ड एंड नॉलेज इन द हेड। ठीक है जी, कोशिश करें यूज़ करें अपना वर्ड का नॉलेज और जितना आपके माइंड में है। सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टास्क, जितना ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं। मेक थिंग्स विजिबल, ब्रिज द गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है जी, ये भी हमने अच्छी तरह देखे हुए हैं। गेट द मैपिंग्स राइट। ठीक है, मैपिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जो कंट्रोल प्रेस किया है, यूज़र जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसकी वही एक्सपेक्टेड रिजल्ट उस कंट्रोल के अगेंस्ट होने चाहिए। एक्सप्लॉइट द पावर ऑफ कंस्ट्रेंट बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। कोशिश करें जी नेचुरल और आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट्स को मैक्सिमम यूज़ करने की। उससे क्या होता है, यूज़र गलतियां करने से बाज आ जाता है। जब आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तो आपका जो न्यूबी है वो ऑटोमेटिकली मिस्टेक्स कम से कम करेगा। डिज़ाइन फॉर एरर, हमेशा माइंड में रखें कि ह्यूमन इज़ टू एरर। तो इसी तरह से डिज़ाइन करें। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो इतना परफेक्ट एग्जीक्यूट करेगा कि कभी कोई एरर नहीं आएगा। आप ये हमेशा माइंड में रखें कि वो कभी भी किसी टाइम पे कोई रॉन्ग कंट्रोल प्रेस करके कोई एरर आ सकता है, तो उससे रिकवरी भी आपने उसको देनी है। व्हेन ऑल एल्स फेल वेल स्टैंडर्डाइज, तो वो आपने देखा होगा हर एप्लीकेशन में आपके पास एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। तो जब हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती तो हम उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं जी। क्लियर? ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं ये बेस्ट मोड में एक नॉर्मल कॉमन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही होती हैं। तो ये जी आपके रेफरेंस बुक है जहाँ से हमने ये आज के लेक्चर का मटेरियल लिया है, और उसके बारे में आपको चैप्टर्स वगैरह हर चीज़ हाईलाइट कर दी है। आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे आपकी बुक्स पड़ी हैं। तो अगर किसी का कोई आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर दें, पूछ सकते हैं। जी, रोल कॉल प्लीज़। जी स्टूडेंट्स, जिनके मैं नेम कॉल करूँगी वो मुझे आंसर करते जाएं। अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद, अबू बकर 19, अबू बकर 19, हाफिज़ मोहम्मद हारिस, प्रेजेंट। मुदस्सिर कयूम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद असफर कामरान, मोहम्मद असफर कामरान, मोहम्मद हुज़ैफा, मैम मोहम्मद प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुश्तबा नईम, साद रियाज, यस मैम। मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद सुहेब, सादुल्ला खान न्याजी, सादुल्ला खान न्याजी, शायान अब्दुल रऊफ, शायान अब्दुल रऊफ, उसामा शफीक, उसामा शफीक, मैम शयान अवेलेबल है, उसका माइक नहीं चल रहा मैम। कौन अवेलेबल है? मैम शयान। उसामा शफीक। एम शयान 26। ठीक है, ठीक है जी। ज़रफ़ा मसूद, वो जिन लोगों के माइक नहीं चल रहे होते वो रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप वो रेज हैंड करके मुझे बता दिया करें।
जी, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। अच्छा, आपकी मैं शीट आपके साथ एक दफ़ा देख के शेयर कर रही हूँ। किसी ने कोई चीज़ हाइलाइट करवानी है रिव्यू से रिलेटेड या कोई असाइनमेंट मुझे मेल की हुई है तो वो काइंडली मुझे मेंशन कर दें एक दफ़ा, क्योंकि अब मैंने मार्किंग स्टार्ट करनी है। शीट डिस्प्ले हो रही है आपके सामने। ज़रा हाइलाइट कर दें, जिन लोगों का मेंशन कर दें, मैं हाइलाइट कर दूँगी, जिनका किसी किस्म का कोई मैम मैंने असाइनमेंट है। असाइनमेंट 4 आपको मेल की। असाइनमेंट 4 आपने मुझे ईमेल की है यस मैम। और मैम ऊपर करेगा, शयान का नाम दिखाएगा, फरहान और शयान। आप ये बेटे ये मैंने शेयर की हुई है आपके साथ शीट, वहाँ देख लें, आराम से देख लिया करें। आप इसको किसी भी टाइम ओपन करके देख सकते हैं, आपके ओके साथ मैम, शेयर मैं की। उसको देखता हूँ। ये है शयान, वैसे बता दो अगर कोई मसला है। मैम ये कौन से असाइनमेंट के मार्क्स में लगे हुए, 4 के 3 के? 3 के नहीं लगे हुए। 3 असाइनमेंट मैं चेक कर लेता हूँ मैम, फिर मैं बताऊंगा फिर। ठीक है, आप चेक कर लें तो नेक्स्ट लेक्चर में ये इसको देखते रहा करें बेटा, क्योंकि फिर ये मैंने अपलोड करना है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको हम इस वीक में मैम बाकी बच्चे जा सकते हैं? जी सब अब हम भी बस लेक्चर एंड ही करने लगे हैं। जिसका कोई प्रॉब्लम हो ये शीट प्रोग्रेस शीट को रिव्यू करें, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे अपडेट कर दें कोई भी इशू है तो। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। स्लाइड्स आज के लेक्चर की ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वहाँ से लेक्चर रिव्यू कर सकते हैं।